Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a video for class 10 students. मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें मैं लेक्चर्स अपलोड करता जा रहा हूँ। वो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वाले लेक्चर में हम आगे करेंगे मतलब डस्ट ऑफ स्नो और फायर ऑफ आइस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मतलब ये बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, जिनके बोर्ड्स में आने के चांसेस रहते हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी हैं कि अगर आपने ये सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लिए तो आपके ये दो पोएम्स क्वेश्चन आंसर्स वाइज अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। सो माय नेम इज़ हिमाल शर्मा, आई एम इंग्लिश एंड साइंस एजुकेटर। मैं अनअकैडमी प्लस एजुकेटर भी हूँ। आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मैं साइंस पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको साइंस पढ़नी है तो आप अनअकैडमी पे मुझसे पढ़ सकते हैं और काफ़ी फ्री क्लासेस होती है, आप उसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे से सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेरे ईमेल आईडी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है दोनों, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। तो पहले डस्ट ऑफ स्नो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। वॉट डज द प्रेजेंस ऑफ अ हेमलॉक ट्री टेल यू अबाउट द सेटिंग ऑफ द पोएम। कि भाई ये पोएम की जो सेटिंग है, ठीक है, उसमें हेमलॉक ट्री की जो प्रेजेंस है वो हमें क्या बताती है, ठीक है। तो लेट अस सी द आंसर। द हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, है ना। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है दैट इज कंसिडर्ड टू बी बैड ओमन, मतलब उसको अशुभ माना जाता था। इट इंडिकेट्स दैट पोएट वाज इन अ बैड मूड, और यही चीज इंडिकेट कर रही है कि जो पोएट जो था हमारा वो बैड मूड में था। Next question. The dusting of snow on account of the crow helped make the poet's day better. How do you think the crow's dropping might have impacted the poet? कैसे वो जो डस्ट ऑफ स्नो पोएट पे गिरी, कैसे उसने पोएट को इम्पैक्ट किया, कैसे उसका डे बेटर हुआ, ये हमें जानना है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। द क्रोज ड्रॉपिंग वुड स्पॉइल द पोएट्स क्लोथ्स एंड हेयर. It would give a foul smell too. He would have to clean himself. This was word in his मूड, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर डस्ट ऑफ स्नो नहीं गिरी होती ऊपर उसके ऊपर और क्रो की ड्रॉपिंग गिरी होती तो क्या होता, उसका मूड खराब हो जाता। बट डस्ट ऑफ स्नो की वजह से क्या हुआ, उसका मूड अच्छा हो गया। नेक्स्ट, द क्रो एंड हेमलॉक आर यूजुअली यूजेस नेगेटिव रेफरेंसेस इन लिटरेचर। हाउ इज दिस डिफरेंट इन दिस पोएम, है ना। जनरली क्रो को और हेमलॉक ट्री को काफ़ी अशुभ माना जाता है, नेगेटिव वे से इसको लिया जाता है, बट ये चीज़ इस पोएम में डिफरेंट कैसे है। एज पर द जनरल परसेप्शन द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर बैड ओमन्स, है ना। वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से क्रो और हेमलॉक ट्री को अशुभ माना जाता है, बैड ओमन माना जाता है। दे डिपेक्ट सॉरो, वो ये ऐसी चीज़ें हैं जो दुख को डिपेक्ट करती है। हाउएवर इन दिस पोएम दीज टू हैव बीन शोन एज द हार्बिंगर्स ऑफ हैप्पीनेस। हार्बिंगर्स होता है कोई चीज़ जो खुशियाँ लेके आए, सोर्स। तो यहाँ पर ये सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। दे अपलिफ्ट द पोएट सैड मूड एंड चीयर हिम अप, और वो जो पोएट का दुख वाला मूड है, सैड मूड है, उसको अपलिफ्ट करता है और पोएट को चेयर अप करता है। हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट्स मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही सिमिलर सा है कि कैसे क्रो ने पोएट के मूड को चेंज किया। द पोएट वॉज गोइंग समवेयर इन अ स्नोइंग मॉर्निंग, ही वॉज अपसेट। पोएट काफी अपसेट था। ऑल द ट्रीज वर कवर्ड विद स्नो डस्ट. अ क्रो सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री शुक द ट्री इन सच अ वे दैट सम डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट. तो क्रो ने इस तरीके से उस पेड़ को हिलाया जिससे कि कुछ डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिर गई. दिस चेंज हिज मूड. इस डस्ट ऑफ स्नो गिरने की वजह से उसका मूड चेंज हो गया एंड ही बिकेम हैप्पी एंड रिलैक्स्ड. वो काफी हैप्पी हो गया, काफी रिलैक्स्ड हो गया. What was the reaction of the poet when the dust of snow fell on him? अगला क्वेश्चन है, पोएट का रिएक्शन क्या था जब उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है. Normally people thought both crow and hemlock tree are auspicious, but when the dust of snow from hemlock tree fell on a poet, he took it the other way. है ना. जनरली लोग इसको अच्छा नहीं मानते, बट जब डस्ट ऑफ स्नो गिरी पोएट के ऊपर तो उसने उसको अलग वे से ट्रीट किया. ही वॉज डिप्रेस्ड एंड सॉरोफुल, बट द मोमेंट द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, ही फेल्ट अनबर्डन एंड रिलीव्ड. तो पहले तो वो काफ़ी डिप्रेस फील कर रहा था, काफ़ी दुखी फील कर रहा था. तो जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर पड़ी तो उसका बर्डन भी काफ़ी कम हो गया और उसने काफ़ी रिलीव्ड भी फील किया. Why does the poet feel that he has saved some part of the day? पोएट को ऐसा क्यों लगा कि उसका जो कुछ पार्ट ऑफ द डे था वो बच गया. सो देखो, क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट. क्रो ने क्या किया, कुछ डस्ट ऑफ स्नो पोएट पे गिराई. बोथ क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर कंसिडर इनऑस्पिशियस. उनको अशुभ माना जाता है. द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री इज अ बैड ओमन.
बट द पोएट टुक इट इन अ पॉजिटिव वे, बट पोएट ने इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया. ही फाउंड हिमसेल्फ रिलीव्ड फ्रॉम सॉरो आफ्टर दिस इंसिडेंट. वो जो दुखी था तब से उसने अपने आप को रिलीव महसूस किया. नाउ ही कुड यूज हिज एंटायर डे इन अ फ्रूटफुल वे. अब वो जितना भी बचा हुआ पार्ट था दिन का वो अच्छे से बिता पाता था, तो उसको लगा मेरा सम पार्ट ऑफ द डे जो रून हो रहा था, मतलब बर्बाद होने लगा था, उससे बच गया. The poet was sad and depressed, but one comical incident lifted his spirit. He is full of joy and happiness again. Based on your reading of the poem, write a paragraph on the topic happiness is relative. तो इस तरीके के competency based questions भी आ सकते हैं, value based questions भी आ सकते हैं. So अब यहाँ पे हमें बताना है कि कैसे happiness relative है, और आप इस poem से भी चाहो तो example ले सकते हो. No one is always happy. It is just a passing phase of one's life. ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा खुश रहेगा, है ना. कभी खुश भी हो सकता है इंसान, दुखी भी हो सकता है. इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. ये चीज़ टाइम टू टाइम वेरी करती है, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है. इट डिपेंड्स ऑन सर्टन पीपल हु यू आर क्लोज टू. ये डिपेंड करता है आप किसके क्लोज हो. देर आर टाइम्स वेन वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी और सॉरोफुल. इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस हैप्पीनेस इज डिसाइडेड आर सर्टन मोमेंट्स इन आर लाइफ, है ना. तो हैप्पीनेस हमारी कौन डिसाइड करती है? कुछ मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में जिससे हमारी हैप्पीनेस डिसाइड करती है. Some light movements can really elevate our mood. कुछ बहुत ही हल्के movements होते हैं, अच्छे से movements होते हैं जो हमारा mood अच्छा कर देते हैं. The actions of our friends can make us happy or sometimes sorrowful. कभी दोस्तों की वजह से हमें खुशी भी मिलती है, कभी दुख भी मिलता है. We must also realize that on every cloud there is a silver lining. हर cloud में एक silver lining होती है, मतलब एक उम्मीद की किरण हमेशा होती है. This means that every sorrowful moment is followed by a period of joy and happiness. ठीक है, कोई भी sorrowful moment होता है तो ऐसा नहीं कि सॉरोफुल ही रहेगा, जॉय भी रहती है और हैप्पीनेस भी रहती है. अब हम करेंगे फायर एंड आइस के क्वेश्चंस. हाउ हैज फ्रॉस्ट ब्रॉट अबाउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम. फ्रॉस्ट ने कैसे इस पोएम में कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज दिखाए. डिजायर प्रोपेल्स अस इन हॉट परस्यूट ऑफ समथिंग, हेंस इट इज कंपेयर्ड विद फायर, है ना. डिजायर एक पैशन शो करता है किसी चीज का थोड़ा सा नेगेटिव वे में, तभी उसको फायर के साथ कंपेयर किया गया है. हेट्रेड मेक्स अस कोल्ड टुवर्ड्स अदर्स फीलिंग. हेट्रेड की वजह से क्या होता है, हम दूसरों की फीलिंग्स कभी समझ ही नहीं पाते. द कोल्डनेस ऑफ आइस कैन नंब आवर सेंसेस. जैसे आइस हमारी सेंसेस को नम कर देती हैं, मतलब जो कोई चीज़ फील नहीं होने लगती है, वैसे जब हम किसी को हेट करते हैं तो हमें उसकी फीलिंग्स कभी भी फील नहीं होती. दैट Similarly, the coldness of our hearts can numb our kindness. That is why hatred has been compared with ice. इसीलिए hatred को ice के साथ compare किया गया. Write down the two different views about the end of the world. कि world कैसे end होगा, उसके दो different views के बारे में हमें बताना है. There is a debate that is going on about the end of the world. एक debate चल रही है कि भाई world कैसे खत्म होगा. People say that the world will end in fire or in ice. कुछ लोग कहते हैं world fire की वजह से मतलब desire की वजह से खत्म होगा, कुछ कहते हैं ice की वजह से मतलब hatred की वजह से खत्म होगा. World is transitory, nothing is perennial in this universe. World transitory है, कोई भी चीज़ permanent नहीं रहती है. Everything keeps on changing. Why does the poet hold with those who favor fire, है ना. हमने देखा कि पोएट किसका साथ दे रहा है, मतलब किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, उन लोगों को जो फायर को फेवर कर रहे हैं. तो इसका रीज़न क्या है. द पोएट टेक साइड विद दोज हु बिलीव दैट वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर. तो पोएट उनका साथ दे रहे हैं, है ना, जो ये बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड किसकी वजह से डिस्ट्रॉय होगा, फायर की वजह से. फ्रॉस्ट कनेक्ट्स फायर विद डिजायर. तो फ्रॉस्ट ने फायर को किसके साथ कंपेयर किया, डिजायर के साथ. अकॉर्डिंग टू द पोएट डिजायर इज मोर पावरफुल एंड वुड बी अ क्विक एंड. तो पोएट के अकॉर्डिंग जो डिजायर है वो ज्यादा पावरफुल है और उसकी वजह से जल्दी से एंड हो सकता है वर्ल्ड का. मोर ओवर द फैक्ट दैट ही हैड पर्सनल एक्सपीरियंस विद डिजायर लीड्स हिम टू फर्स्ट कंक्लूड दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर. इवन पोएट का एक्सपीरियंस हेट्रेड के साथ भी उतना ही है ना, आइस के साथ भी एक्सपीरियंस उतना ही है, बट स्टिल पोएट कह रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग अगर वर्ल्ड खत्म होगा तो पहले वो डिजायर की वजह से होगा. To say that for destruction ice is also great for the poet, what does ice stand for, how is it sufficient to bring destruction. तो poet कहता है कि destruction के लिए ice भी एक important factor हो सकता है. तो हमें बताना है यहाँ पे ice क्या stand करता है और वो कैसे sufficient है destruction लाने के लिए. So ice symbolizes hatred. Ice यहाँ पे क्या symbolize कर रहा है, hatred.
हेट इज जस्ट एज पावरफुल एज डिजायर, हेट भी उतना ही पावरफुल है जितना डिजायर है. वाइल डिजायर कंज्यूम्स क्विकली, हेट कैन अकर एंड लिंगर इन पीपल्स माइंड एंड हार्ट्स फॉर ईयर्स एंड समटाइम्स इवन लाइफ टाइम्स. डिजायर तो एकदम से होता है, एकदम से कोई पैशन आया तो इंसान बर्बाद हो गया, बट जो ये हाइस है, ये हेट्रेड है, ये लोगों के मन में सालों साल रहती है. हेट कंज्यूमर्स एंड हेट परहैप्स इवन मोर देन द पर्सन ऑफ ग्रुप हेटेड एंड इट कैन ruin लाइव्स. मतलब कि अगर आप किसी को हेट कर रहे हो तो जिसको हेट कर रहे हो वो तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, बट अगर आपके मन में भी किसी के लिए हेटरेड है तो आप खुद भी इम्पैक्ट होगे. कैन दस बी वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन. तो इसीलिए हेटरेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिस्ट्रक्शन लाने के लिए. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस हाउ विल द वर्ल्ड पेरिश ट्वाइस. अगर वर्ल्ड को 2 बार खत्म होना हो तो वो 2 बार कैसे खत्म होगा? पेरिश मतलब एंड. अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू फायर विच सिंबलाइजेस डिजायर. पोएट कहता है वर्ल्ड फायर की वजह से खत्म होगा जिसका सिंबल है डिजायर. बट इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, बट अगर वर्ल्ड को दोबारा एंड होना होगा देन इट विल बी ड्यू टू हेट्रेड सिंबलाइज बाय आई. अगर सेकेंड टाइम मतलब फायर के बाद अगर कोई और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिजायर के बाद कोई और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से वर्ल्ड एंड हो सकता है तो दैट इज डिजायर. द पोएट फील्स दैट देयर इज इनफ हेट्रेड इन द वर्ल्ड दैट इज स्प्रेडिंग अमंग द पीपल. तो पोएट क्या फील करता है कि आजकल बहुत ज़्यादा हेट्रेड है इस दुनिया में जो लोगों के बीच में फैल रही है. दिस हेट्रेड विल एंड द वर्ल्ड वन डे. और इस हेट्रेड की वजह से एक दिन ये जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा. The poem Fire and Ice carries with it very deep and thematic ideas elaborate on these darkest traits of humanity. ये थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ गए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, है ना, कि बहुत ही डीप थीम है फायर एंड आइस का, और ये क्या इनकी क्या डार्केस्ट ट्रेट्स हैं हमारे ह्यूमन नेचर पर. ठीक है, तो इसको कर लेते हैं. फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट्स द 2 ऑफ द डार्केस्ट ट्रेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी. तो फ्रॉस्ट ने 2 डार्केस्ट ट्रेट्स को रिप्रेजेंट किया है, द कैपेसिटी टू हेट एंड द कैपेसिटी टू बी कंज्यूम बाय लस्ट और डिजायर. पहला कैपेसिटी जिसकी कैपेसिटी से हम किसी को हेट करते हैं, दूसरी कैपेसिटी जिसकी वजह से हम कंज्यूम हो रहे हैं ड्यू टू लस्ट, लालच एंड डिजायर. ऑफ द 2 attributes द ग्रेटर ऑफ द 2 evils इज डिजायर. वो डिजायर को ज्यादा फेवर कर रहा है. इन गिविंग डिजायर द फोरमोस्ट पोजिशन विद रिगार्डिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉस्ट इज प्रोवाइडिंग अ पावरफुल स्टेटमेंट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ग्रीड एंड जेलेसी. मतलब डिजायर के बेसिस पे वो क्या बताना चाह रहा है, लोगों में लालच कितना हो गया, लोगों में एक दूसरे के लिए जेलेसी कितनी हो गई है. सेइंग दैट अबव ऑल ट्रेट ऑफ ह्यूमैनिटी दैट इज मोस्ट लाइकली लीड टू डिमाइस. डिजायर रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट एट्रीब्यूट्स टू द कॉज ऑफ द वॉर. इसी डिजायर की वजह से हिस्ट्री में भी वॉर्स हुई हैं. ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये भी डिजायर था दुनिया को कॉन्कर करने की. फ्रॉस्ट इन एट्रीब्यूट्स हेट्रेड विद द सेम कैपेसिटी टू डू हार्म. बट वो कहता है हेट्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपको डिस्ट्रक्शन करनी है. हाउएवर ही लेसन्स द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेट्रेड बट स्टिल प्रेजेंट्स इट एज हैविंग द एबिलिटी टू लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड इफ इट वर टू बी हैपन फॉर अ सेकेंड टाइम. इवन वो कह रहे हैं कि हेट्रेड डिजायर से कम इंपॉर्टेंट फैक्टर है बट वो स्टिल एक सफिशिएंट फैक्टर है. ठीक है, अगर वर्ल्ड एंड होना हो सेकेंड टाइम पे. ठीक है, सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लिए, ट्रस्ट मी यू रेडी फॉर योर बोर्ड्स. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल, शेयर माई वीडियो. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिल जाएं. ठीक है, और क्लास 10th इंग्लिश की प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इस लेक्चर के जो नोट्स हैं उसका PDF भी डाल दूंगा जिससे कि आप आराम से पढ़ पाओ. बाय बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे.